हाँ भैया, कल अपना टॉपिक चल रहा था ओवरलैपिंग, और उसमें ओवरलैपिंग जीआईओसी में हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। और ओवरलैपिंग में हम सब ने ये देखा था कि 3 टाइप की ओवरलैपिंग थी, जिसमें हमने पढ़ा पहला एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड कोलेटरल ओवरलैपिंग, और इसका दूसरा नाम हमने लिखा था साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है। और थर्ड टाइप थी फेस वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है भैया। एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने कहा था 1-1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन होता है, और इस 1-1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन की वजह से यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कि कौन से बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और 1-1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। और इसमें एक बात हमने कही थी कि ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है ओवरलैपिंग। ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग और फेस वाइज ओवरलैपिंग में हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। और हमने कोलेटरल में ये कहा था, साइड वाइज ओवरलैपिंग में कहा था कि यहां 2-2 लॉ ऑफ इंटरेक्शन होता है। 2-2 लॉव्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाना कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर हमने ये कहा था कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इन दोनों की हमने बात भी कर ली थी। अब बात कर रहे हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग। यहां हमने कहा कि ये भी परपेंडिकुलर, यानी ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज आल्सो टेक्स प्लेस perpendicular to the internuclear axis। यानी कोलेटरल में परपेंडिकुलर बोल रहे थे, और यहां पर भी हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दूसरी बात हमने ये बताई कि यहां पर जो परपेंडिकुलर इंटरेक्शन हो रहा था वो 2-2 लॉव्स के बीच में था। यहां जो परपेंडिकुलर इंटरेक्शन होगा वो 4-4 लॉव्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो हम यहां लिख देते हैं 4-4 लॉव्स इंटरेक्शन will be takes place। यानी यहां पर 4-4 लॉब आपस में इंटरमिक्स होंगी। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर होगा। यह बात तो हमने समझ ली। अब डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम कह रहे हैं कि 4-4 लॉब इंटरेक्शन। तो क्या एस ऑर्बिटल की हम बात करें तो वहां कितनी लॉब है? हम पढ़ गया कि 1 लॉब है। कोलेटरल में हम कह रहे हैं कि 2-2 लॉब इंटरेक्शन होगा, तो पी ऑर्बिटल में होती 2 लॉब्स है, तो यहां तो 4-4 लॉब इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो डी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। तो देखो इधर इंटरेक्शन समझना, मैं कह रहा हूं कि ये किसी एटम का न्यूक्लियाई है, इधर ये किसी एटम का न्यूक्लियाई है, और ये दूसरे एटम का कोई न्यूक्लियाई है। इनके बीच में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये इस एटम का डी ऑर्बिटल, और ये इस एटम के लिए डी ऑर्बिटल। ठीक है। अब इन
फोर लॉब्स और इन फोर लॉब्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। देखना इधर इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश करना। ये लॉब इसके ऊपर इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, यहां पर इस लॉब्स का इंटरेक्शन इसके साथ, इस लॉब का इंटरेक्शन इसके साथ, ठीक है। इस लॉब का इंटरेक्शन इसके साथ और इस लॉब का इंटरेक्शन इसके साथ। ये इंटरेक्शन देखो, अब फोर लॉब इंटरेक्शन आपको दिख रहा है और यहां हम कह रहे हैं कि डेल्टा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा और फोर लॉब का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है भैया। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लॉब किसके साथ इंटरेक्ट हो रही, तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करो। मैं एक क्यूब बना रहा हूं, आप भी ऐसे ही क्यूब बनाना। ये क्यूब बन गई। अब ध्यान से देखना, इस क्यूब में हम समझते हैं, ये अपने आप अपने को डेल्टा बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। ये किसी एटम का न्यूक्लियाई है और ये किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियाई है, ठीक है भैया। अब मैं इनके बीच में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देता हूं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियाई, इस एटम के ये इस एटम का डी ऑर्बिटल है, ये फोर लॉब्स यहां हमने बनाई और ये दूसरे एटम के लिए डी ऑर्बिटल यहां बना दिया, ठीक है भैया। अब इंटरेक्शन देखना इनके बीच में, ये लॉब इसके ऊपर दिखाई दे रही है, ये इसके ऊपर दिखाई दे रही है, ये लॉब यहां दिखाई दे रही है और ये लॉब इसके ऊपर दिखाई दे रही है। ये चारों लॉब आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसको ऐसे समझो तो ये एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट हो रही है। अगर इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए, तो आप देखोगे ये लॉब इसके साथ, ये लॉब इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और इस प्रकार ये यहां पर डेल्टा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो फेस वाइज ओवरलैपिंग भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये देखना इधर, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इस एक्सिस पर कोई भी लॉब है क्या? नहीं है। इसके इधर अगर मैं ऐसे कर लूं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इसके नीचे आपको लॉब्स दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही यहां है, इसके ऊपर इसके नीचे लॉब्स दिखाई दे रही हैं, तो परपेंडिकुलर है। और यहां पर फोर लॉब इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, ये फोर लॉब इंटरेक्शन है और यहां पर डेल्टा बॉन्ड बनेगा। छापो इसे। अब एक क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझना। मैं ये ले रहा हूं, एक ले रहा हूं एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। दूसरा पी ऑर्बिटल और एक ले रहा हूं मैं डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल लिया है, पी ऑर्बिटल लिया है और डी ऑर्बिटल लिया है। अब मुझे बताओ, इधर देखो, ध्यान से देखो, यहां मैं कह रहा हूं ये सिग्मा बॉन्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिग्मा बॉन्ड। क्या एस ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होगी तो क्या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखो इधर हम पढ़ कर आए हैं कि सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग में बन रहा है और वन लॉब इंटरेक्शन है। तो देखो एस ऑर्बिटल में वन लॉब होती है, तो यहां पर वन लॉब इंटरेक्शन ये, और ये आपको दिख रहा है कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो एस ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। क्या पी में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग तो हो ही सकती है ना। ये देखो यहां पर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 1 1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन आपको दिख रहा है, तो p ऑर्बिटल में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो d ऑर्बिटल में क्या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है? ध्यान से समझना, बिल्कुल हो सकता है। देखना इधर, ये मैं d ऑर्बिटल दिखा रहा हूं आपको, ये d ऑर्बिटल और ये दूसरा d ऑर्बिटल और ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, 1 1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है भैया, तो d ऑर्बिटल में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो भैया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल तीनों बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड की बात करते हैं। क्या s ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए हमने शर्त रखी थी 2 2 लॉ ऑफ इंटरेक्शन, और यहां पर s ऑर्बिटल में केवल और केवल 1 लॉब है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो। अब p में बिल्कुल, इधर देखो, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, इधर देखना, ये यहां पर और ये यहां पर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है, तो बिल्कुल होगा। डी में भी होगा, इधर देखो, ये डी ऑर्बिटल है और ये दूसरा डी ऑर्बिटल है, और ये यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो डी में भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं हम डेल्टा बॉन्ड की। क्या एस में डेल्टा बॉन्ड पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 4 लॉब्स का इंटरेक्शन होगा और 4 4 लॉब्स की रिक्वायरमेंट है, यहां तो 1 लॉब्स होती है, तो यहां नहीं होगा। क्या पी में होगा? नहीं भैया, क्योंकि यहां 2 लॉब्स हैं, और डी में बिल्कुल होगा क्योंकि 4 4 लॉब्स हैं। तो डेल्टा बॉन्ड सिर्फ किस में बन रहा है? डी ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड तीनों में, पाई बॉन्ड पी और डी में। ये बिल्कुल अच्छे से समझो इसको। अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ये फेस वाइज का ओवरलैपिंग में थोड़ा सा रह गया था, उसको हमने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। देखो भैया, हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स के टाइप की बात। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये ऑर्बिटल की मीनिंग क्या होती है, ऑर्बिटल का मतलब क्या है। आप समझ रहे होंगे ऑर्बिटल, आप सबने पढ़ा है ऑर्बिटल। इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, क्या समझते हैं आप इससे कि ऑर्बिटल वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक हुई कि ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही? तो हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो वो उसे क्या कह देते हैं हम? ऑर्बिटल। तो देखो मैं यहां लिख दूं कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। हम ऑर्बिटल किसे कह रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है भैया, तो ये बात तो थी ऑर्बिटल की। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस ऑर्बिटल की। किसकी बात कर रहे हैं? एस ऑर्बिटल की। समझना है इधर,
सबसे पहले सिंपल सी बात करेंगे और वो सब पढ़ के आए हैं कि एस ऑर्बिटल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ये जो लगाया है ये चार्ज नहीं रखा है मैंने, ये चार्ज नहीं है भैया, ये क्या है, वेव फंक्शन है। और एस ऑर्बिटल में आप सबको मालूम है एक ही प्रकार का वेव फंक्शन काम में लेते हैं, या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। ये वेव फंक्शन है, या तो हम क्या लेते हैं पॉजिटिव या क्या लेते हैं नेगेटिव। और एस ऑर्बिटल में एक ही प्रकार का वेव फंक्शन काम में लेते हैं। तो मैं यहां पॉजिटिव वेव फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है भैया। वेव फंक्शन जानते हो ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहां पर इस एस ऑर्बिटल में एक ही प्रकार का वेव फंक्शन लेते हैं और ले लिया। तो अब आप सबको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं इसकी बात करूं शेप की, तो भैया शेप कैसी है, सबको दिख रही है, स्पेरिकल शेप है। कैसी शेप है, स्पेरिकल शेप है, यानी गोलाकार आकृति है इसकी। तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेरिकल शेप है, ठीक है भैया। दूसरी हम इसमें बात करते हैं कि इसकी नेचर कैसी है, नेचर की बात करेंगे। नेचर की बात, तो मैं यहां लिख रहा हूं, पहले इधर देखना भैया। मैं नेचर के लिए कह रहा हूं कि इसकी नेचर नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है। एस ऑर्बिटल की नेचर कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। कैसी नेचर होती है भैया, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है एस ऑर्बिटल। देखो अब ये नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल क्या चीज है, इधर समझना। मैं एक एस ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फैली हुई है। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर देता हूं यहां पर। ये मान लो पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, फैली हुई है। अब स्फेरिकल शेप है इसकी। तो मुझे इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। तो आने वाला ऑर्बिटल जो इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, वो ऑर्बिटल कोई इसकी उसकी दिशा फिक्स थोड़ी है। वो ऑर्बिटल यहां से भी ओवरलैप हो सकता है, वो ऑर्बिटल यहां से भी हो सकता है, यहां से भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। हर किसी डायरेक्शन से ऑर्बिटल आकर के इस एस ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो सकता है। तो इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स थोड़ी हुई, यानी मिक्सिंग के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स चाहिए क्या इसके लिए, नहीं। ये तो कहीं से भी आकर के इसके साथ क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। और पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है। तो जो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग में होगी वो इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये हमने कहा कि यानी ये इसमें दिशात्मक गुण नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो भैया, मैं कहूं कि एस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मैं क्या कह रहा हूं कि एस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मींस इसके लिए हम टर्म कहां मिलेंगे, जीरेड है। ये क्या है, जीरेड। एस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये जीरेड बोला जाएगा। अब देखो इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मान लो मैं ये एस ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है। ये इसका कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, जनरली ऐसे हम समझ रहे हैं। तो मैं इस न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर कहीं भी जा रहा हूं, तो मुझे इसमें क्या मिल रहा है, सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। यानी इस न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में जाने पर इस एस ऑर्बिटल में सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने को। तो जहां न्यूक्लियस से
हर दिशा में, हर डायरेक्शन में हमारे को सेम एनवायरनमेंट मिलता है, तो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है भैया। और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो ये जीरेड टर्म काम में लेते हैं। समझ गए होंगे? जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे? जीरेड। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो हम उसको बोल देते हैं अनजीरेड। ठीक है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और इस सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मैं कोज, ये वर्ड काम में लूंगा, कोज यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको इस आई से डिनोट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये जीरेड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके? ये छाप। अब हम बात कर रहे हैं इसी एस ऑर्बिटल में चल रहे हैं हम, अपना एस ऑर्बिटल ही चल रहा है अभी। इसमें हम बात करेंगे नोड। अब बात करेंगे नोड की। अब ये नोड टर्म आई है। अभी हमने बात की थी ऑर्बिटल की डेफिनेशन। नोड होता क्या है, नोड इसका मीनिंग क्या आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि नोड का यहाँ वर्ड लिखा, हमने नोड वर्ड लिखा और आपके दिमाग में क्या चीज़ क्लिक हुई, इसको समझना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताई कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नॉन एज ऑर्बिटल। ठीक है, तो नोड उसका जस्ट उल्टा कर दो कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इज नॉन एज नोड। तो हम क्या कह रहे हैं नोड के लिए कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, उसे क्या कहेंगे हम? नोड। हम उसको नोड कह रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो, और उसको हम ऑर्बिटल कह रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है। अब एस ऑर्बिटल, यहां नोड की बात हमने समझ ली। नोड क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो हम यहां नोड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियल नोड। ठीक है। तो हम एस ऑर्बिटल में रेडियल नोड की बात करते हैं, और इस रेडियल नोड को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया। रेडियल नोड कैलकुलेट करने के लिए n माइनस एल माइनस 1 फॉर्मूला होता है। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। l क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर। और ये एंगुलर क्वांटम नंबर l की वैल्यू आप पढ़ के आए हो, ध्यान से समझना। l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये s की वैल्यू आप पढ़ के, l की वैल्यू आप पढ़ के आए हो हर ऑर्बिटल के लिए। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो हम n माइनस एल माइनस 1 से हम रेडियल नोड कैलकुलेट कर लेंगे कि रेडियल नोड इतनी है। अब बात समझो कि ये रेडियल नोड है क्या। नोड की बात हमने की कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, उसे नोड का, लेकिन रेडियल नोड की तो बात हमने की नहीं। तो रेडियल नोड क्या है ये समझने की कोशिश करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर, ये कोई न्यूक्लियस है तो कितनी डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस मान लो कि कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो मिनिमम है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियल नोड। क्या कहेंगे? रेडियल नोड।
और एस ऑर्बिटल में हम रेडियल नोड की बात कर रहे हैं। एक होती है एंगुलर नोड, तो एस और एंगुलर नोड भी मैं यहां लिख देता हूं, दूसरी होती है एंगुलर नोड, और ये होते हैं एल की वैल्यू के इक्वस टू। ये किसके इक्वस टू होती है? एल की वैल्यू के इक्वस टू, और एल की वैल्यू हमने यहां लिखी है। तो बताओ एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड क्या हो गई? एल इक्वस टू 0। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रेडियल नोड की बात करते हैं, एंगुलर नोड तो होती नहीं, 0 आ गई। पी की बात करेंगे तो 1, डी की बात करेंगे तो 2, और एफ की बात करेंगे तो 3। तो यहां एंगुलर नोड की तो बात अपने को करनी नहीं है, एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन हम रेडियल नोड की बात यहां करेंगे। तो इधर देखो, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं 1s ऑर्बिटल। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? 1s ऑर्बिटल, और इस 1s ऑर्बिटल के बाद में क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या दिखा रहा हूं भैया? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये 1s ऑर्बिटल ऐसे ही शो करते हैं हम, ठीक है, यही है 1s, ठीक है। तो यहां से इस न्यूक्लियस से आप कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पर जाओ तो आपको कहीं भी मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रही है क्या? कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां तो क्या इक्वल है, कहीं पर भी मिनिमम नहीं है, यानी कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं दिख रही जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसलिए 1s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सॉरी, रेडियल नोड क्या होगी? 0। 1s में रेडियल नोड क्या होगी? इक्वल टू 0। ये बात तो हमने डायग्राम से समझा ना कि यहां पर रेडियल नोड क्या है? 0। अब फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, ये फॉर्मूला है भैया रेडियल नोड का। तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। l की वैल्यू s के लिए 0 माइनस 1 इजिकल्स टू 0। तो फॉर्मूले से भी हमारे पास 1s के लिए रेडियल नोड क्या कैलकुलेट होकर के आई? 0। और डायग्राम से भी हमारे पास क्या आ रहा है? 0, ठीक है। अब 2s की बात करते हैं। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर एक खाली जगह, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे हम क्या कह रहे हैं? 2s, ठीक है भैया। तो अब हमने रेडियल नोड के लिए ये कहा था कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर, तो ये न्यूक्लियस और इस डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, ना के बराबर है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम इसके लिए वर्ड कहां में लेंगे? मिनिमम। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मिनिमम। ये देखो रेड रेड, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भैया? मिनिमम। तो यहां पर इस 2s ऑर्बिटल को देखने पर ऐसी इस यहां से न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिनिमम है? एक ही दिख रही है, एक ही है। तो इसके लिए 2s के लिए रेडियल नोड कितनी हुई? 1, ठीक है भैया। ये डायग्राम से हमारे को पता चला, तो हम फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। तो देखो भैया, n माइनस एल माइनस 1 इजिकल्स टू 2s के लिए n की वैल्यू 2 माइनस s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1 इजिकल्स टू 1। तो फॉर्मूला जब हमने लगाया तो भी हमारे पास रेडियल नोड 2s के लिए 1, और डायग्राम में हमने बात की तो भी रेडियल नोड हमारे पास 1। इसका मतलब हम 3s की बात करते हैं, ये 3s ऑर्बिटल बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर स्पेस, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है।
फ्री स्पेस, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हमने क्या बनाया, 3s ऑर्बिटल। अब देखो यहां न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे गए तो हमारे को एक यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। और इस डिस्टेंस पे गए तो दूसरे हमारे को मिली कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पर कितने जगह हमारे को दिख रही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है? 2 जगह दिख रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पर रेडियल नोड कितनी हुई, 3s के लिए रेडियल नोड इक्वल्स टू 2। अब फॉर्मूला लगाओ, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू, इस 3s के लिए n की वैल्यू 3 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो फॉर्मूला भी क्या कैलकुलेट कर रहा है, रेडियल नोड 2। और डायग्राम से भी हमारे को समझ में। तो यहाँ बात समझने वाली यह है कि भैया इस न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, वही क्या होती है, रेडियल नोड। और उसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। और एंगुलर नोड यहाँ एस ऑर्बिटल में पहले ही हम बता चुके कि l की वैल्यू के इक्वल्स टू होती है एंगुलर नोड, और l की वैल्यू पहले से ही s के लिए क्या है, 0। तो एंगुलर नोड यहाँ पर नहीं है और हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड। तो देखो और भी ऑर्बिटल की आप कैलकुलेट करना चाहो, मैं कहूं कि आप 4f में रेडियल नोड कैलकुलेट करो। तो देखो भैया इधर n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ 4 माइनस f के लिए l की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं कहूं कि 3d के लिए रेडियल नोड कैलकुलेट करो। तो देखो आप n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस d के लिए l की वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं ये कह दूं कि 5d में कैलकुलेट करो, तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से कि रेडियल नोड कौन से ऑर्बिटल में कितनी होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझो और इसको फोटो उतारो। अब हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल की। किसकी बात कर रहे हैं भैया, पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी शेप की। आप सबने देखा होगा पी ऑर्बिटल ये होता है और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान देना यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, वही वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव वेव फंक्शन है। ठीक है, और तो ये शेप आपको दिखाई दे रही होगी कि ये डम्बल शेप है। तो पी ऑर्बिटल की शेप कैसी है, डम्बलाकार, डम्बल शेप है। ये डम्बल दिख रहे हैं आपको, तो डम्बल शेप है। ठीक है, ये हमने यहां पर वेव फंक्शन रख दिए। अब दूसरी बात करेंगे इसकी नेचर की। तो पी ऑर्बिटल की नेचर कैसी होती है? अभी हमने एस ऑर्बिटल में बात की तो हमने कहा नॉन डायरेक्शनल होती है नेचर। यहां पर हम कह रहे हैं कि इसकी नेचर डायरेक्शनल है। अब देखो डायरेक्शनल नेचर कैसे है, मैं इधर बता रहा हूं आप। ये पी ऑर्बिटल हमने बनाया है। अब कोई यहां ओवरलैपिंग या इंटरमिक्सिंग करवानी है हमारे को, तो मुझे बताओ
यहां से इंटरमिक्सिंग इस लॉब के लिए होगी और यहां से होगी। क्या यहां से इंटरमिक्सिंग हो सकती है? नहीं। यहां से हो सकती है? नहीं। यहां से हो सकती है? नहीं। यहां से, यहां से, यहां से नहीं। इसका मतलब यहां से इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं, यहां से नहीं। तो एक डायरेक्शन यहां और यहां फिक्स हो गई कि इस डायरेक्शन से कोई ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के लिए आएगा तो यहां इंटरमिक्सिंग होगी, या इस डायरेक्शन से इंटरमिक्सिंग होगी। तो फिक्स डायरेक्शन हो गई कि इस डायरेक्शन में, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी नेचर डायरेक्शनल है, यानी फिक्स डायरेक्शन से ही ओवरलैपिंग हो रही है। तो हम ये क्या कह रहे हैं, इसकी नेचर कैसी है? डायरेक्शनल। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, कॉज। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो भैया देखो, हमने कहा था कि न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में चलने पर अपने को सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, तो हम कहेंगे कि यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर सेम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। तो देखो भैया, यहां पर ये मैं बना रहा हूं, ये p ऑर्बिटल है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। इस न्यूक्लियस से मैं इधर जा रहा हूं, मुझे पॉजिटिव, और इधर जा रहा हूं तो मुझे नेगेटिव। तो सेम एनवायरनमेंट है क्या? इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव, मीन्स नहीं है। तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी भैया? अब्सेंट। क्या होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री? अब्सेंट। यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, मीन्स अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी तो हमने टर्म काम में ली थी जीरेड। यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो हमने कहा था कि इसके लिए टर्म काम में लेंगे अनजीरेड। तो p ऑर्बिटल अनजीरेड होते हैं और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं वही रेडियल नोड की। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियल नोड। और रेडियल नोड के लिए हमने फॉर्मूला दिया है n माइनस एल माइनस 1। ठीक है भैया। तो रेडियल नोड कैलकुलेट हम करें कि मान लो मैं कह रहा हूं कि 3p में रेडियल नोड कितनी, कैलकुलेट करो। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू अभी लिखी थी हमने कि 1 होती है, तो n की वैल्यू क्या है? 3, l की वैल्यू p के लिए क्या है? 1, माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या आ रही है? 1। ठीक है, और देख लो एक दो एग्जांपल। 4p की बात कर लो, वही 4 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गई? 2। तो आप रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। अब इसमें वहां पर हमने कहा था एंगुलर नोड इक्वल्स टू एल की वैल्यू की इक्वल्स टू होती है, और एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए क्या थी? 0। इसका मतलब वहां पर हमने बात नहीं की थी एंगुलर नोड की, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे एंगुलर नोड की। ये छापो। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एंगुलर नोड। और ये एंगुलर नोड L की वैल्यू के क्या होता है? इक्वल्स टू, और p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां एंगुलर नोड क्या होगी? 1। p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितनी? 1। अब देखो इधर कौन सी 1 होती है। इधर देखो, हम 3 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कोऑर्डिनेट। देखो इधर ये x कोऑर्डिनेट है मान लो, और ये y कोऑर्डिनेट है, और ये z कोऑर्डिनेट है। हम px के लिए बात कर रहे हैं, मान लो px ऑर्बिटल। ठीक है, देखो इधर ऐसे हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं।
इस प्रकार से मान लो ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। ठीक है भैया, देखो इधर, तो ये जो x एक्सिस है, px की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ऑर्बिटल आएगा इस एक्सिस पे। तो कौन सी दो एक्सिस है जहां पर ऑर्बिटल नहीं है, यानी जहां पर ऑर्बिटल, इस एक्सिस पे हमने क्या बनाया, ऑर्बिटल, और हमने क्या कहा कि ऑर्बिटल जहां है उसका मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। जबकि हम बात कर रहे हैं नोड की, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है वो बात करनी है। तो यहां तो इस एक्सिस पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। तो कौन सी एक्सिस है, कौन सी डायरेक्शन है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। रेडियल नोड में हमने किसकी बात की थी, डिस्टेंस पर, और यहां क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन। तो देखो इधर ध्यान से, इस वाली डायरेक्शन में ये z और ये y, इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, इस वाली डायरेक्शन में। कहने का मतलब इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। तो कितनी डायरेक्शन हुई, एक। तो एंगुलर नोड हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 है और यहां पर एंगुलर नोड 1 होगी। तो px के लिए कौन सी, y और z। तो px के लिए yz में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। ऐसे ही हम बात कर लें py की, ये वो कोऑर्डिनेट लिए, ये मान लो अक्ष है, ये y है, वो z है। तो जिसके, अब ये ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट, जिसके लिए बात कर रहे हैं उसको छोड़ करके दो जो कोऑर्डिनेट बने वही उसके लिए क्या हो गए, एंगुलर नोड। तो अब y की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएंगे इसके लिए, तो py इक्वल्स टू कौन से हो गए, अक्ष z, एक, यहां पर एक, एंगुलर नोड क्या आया, एक। ऐसे ही pz के लिए बात कर लो, वही 3 कोऑर्डिनेट, और pz के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्या आएंगे, ये x, ये y, ये z। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके लिए कोऑर्डिनेट, x और y। तो px के लिए yz कोऑर्डिनेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, py के लिए xz कोऑर्डिनेट है जहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, और pz के लिए xy ऐसी कोऑर्डिनेट है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। तो तीनों के लिए एक एक कोऑर्डिनेट, px के लिए भी एक एंगुलर नोड आई, py के लिए भी और pz के भी लिए। तो हमने कहा था p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड क्या होती है, 1। तो ये px, py और pz के लिए हमने कैलकुलेट करके देखा। छापो, छाप लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डी ऑर्बिटल। किसकी बात करेंगे, डी ऑर्बिटल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि डी ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको समझना। ये आपके बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना।